नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बादू, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आप सब दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत रीट के उन संकल्पवान योद्धाओं का स्वागत है जो अपना रीट के अंदर लक्ष्य मिशन 130 प्लस लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, अपन ऑडियो लेक्चर सीरीज के अंदर वीडियो पार्ट फर्स्ट के अंदर भारतीय संविधान निर्माण जो है उससे संबंधित कुछ बिंदुओं को हमने कर लिया था। हम अंतिम बिंदु माउंटबेटन योजना कर लिया था। आज जो उसी वीडियो पार्ट 2 है, इसके अंदर आप देखने जा रहे हैं, जो इस टॉपिक के अंदर आज हम समझने वाले हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आज अपन करने वाले हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रमुख नेता कौन कौन से थे उनको आज अपन समझने वाले हैं। प्रमुख नेता केवल जो एक ही पार्टी कांग्रेस के ही नहीं, आज अपन उन महत्वपूर्ण फैक्ट को करने वाले हैं जो विभिन्न पार्टियों के थे। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा थे, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, ये बड़ा प्रश्न आता है कई बार। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब किस पार्टी से थे, कहाँ से चुने गए, फ्रैंक एंथनी किस पार्टी के थे, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, हंसा मेहता, ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण नेता थे जो कि किस पार्टी से थे, कहाँ से चुने गए, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो उनको भी आज अपन समझने वाले हैं दोस्तों। साथ ही संविधान सभा की प्रमुख समितियां, कौन सी समिति में कितने सदस्य थे, ये बड़ा क्वेश्चन आज का लेटेस्ट ट्रेंड है। साथ में बहुत सी समितियों के बारे में कंफ्यूजन रहता है कि उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, उप समिति थी या समिति थी, और भी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि इस टॉपिक से, संविधान निर्माण संबंधित टॉपिक से हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा टॉपिक जो है संविधान निर्माण है पाठ्यक्रम के अंदर, तो उसमें संविधान सभा भी है और उससे पूर्व की कुछ घटनाएं और कुछ बाद की घटनाएं भी हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे अपन ने पढ़ लिया था कि माउंटबेटन योजना हमने कर लिया था। माउंटबेटन योजना के बाद तय हो गया था कि अब भारत जो है उसको अलग करना होगा। भारत और पाकिस्तान दो डोमिनेंट स्टेट जो है वो बनाने होंगे। अब दो स्टेट अगर बनाने हैं तो उन्होंने क्या अपने देश के अंदर, देखो संसद के अंदर बाकायदा कानून पारित किया। हम कई बार कह देते हैं जैसे बाहुक होके कि हमने अंग्रेजों को भगाया। देखो अंग्रेज लास्ट तक अपनी रणनीति जो थी उनकी, जो वो चाहते थे वो करके गए। अब 4 जुलाई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको नोट भी करते रहना है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के अंदर, कहाँ पर, ब्रिटिश संसद के अंदर क्या किया इन्होंने कि एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या किया, पेश किया। और ये पारित कब हो गया, ये 18 जुलाई को 1947 को पारित हो गया। अब उसमें क्या प्रावधान किए, ये कानून उन्होंने अपने संसद के अंदर पेश किया। भी आज अपन एक महत्वपूर्ण हमारा जो उपनिवेश है उसकी आज़ादी के लिए कानून पेश करने, अधिनियम पेश करने जा रहे हैं। और 18 जुलाई को, ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, एक तो कब पेश किया गया और एक कब पारित हुआ। कहाँ पर हुआ, ब्रिटिश संसद के अंदर हुआ। एक इस फैक्ट को आपको नोट करना है। अब अपन इसमें करते हैं कि इस अधिनियम के अंदर प्रावधान क्या क्या किए थे, क्योंकि यही तो था जिसने हमारे दिलों को बांट दिया था, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो इस टुकड़े टुकड़े के अंदर उन्होंने क्या क्या प्रावधान किए थे वो आज अपने को पढ़ना है। एक तो इन्होंने 15 अगस्त, पहला प्रावधान क्या है, 15 अगस्त 1947 से क्या होगा, भारत पाक दो स्वतंत्र अधिराज्य होंगे। एक इन्होंने सीधा कह दिया कि आज के बाद भाई अब क्या होगा, ये पारित होने के बाद 15 अगस्त की तारीख से 2 स्वतंत्र अधिराज्य होंगे। अब इनमें क्या कहा कि प्रत्येक में एक गवर्नर होगा, प्रत्येक देश में एक क्या होगा, गवर्नर होगा। क्योंकि भारत में तो वही गवर्नर रहा जो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे। और चलिए, पाकिस्तान में बाद में मोहम्मद अली जिन्ना भी बने। ये 2 प्रावधान तो ये थे। अब इसके अंदर तीसरा प्रावधान क्या था कि दोनों राज्यों की संविधान सभा अपने राज्य के लिए संविधान बनाने हेतु संविधान बनाएगी। ठीक है, दोनों राज्यों की संविधान सभा अपने राज्यों के लिए क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। यानी अब तो पहले तो पूरे देश के लिए एक ही संविधान सभा थी, अब दोनों देश अलग होने जा रहे थे, तो वो अपना संविधान
लिखेंगे। ये सामान्य प्रावधान इसने कर दिए थे। एक और देखो इन्होंने क्या भला काम किया, टुकड़े किए और टुकड़ों को बंदर बांट भी वो कह रहे हैं हम करवा के जाएंगे। सीमा निर्धारण हेतु इन्होंने आयोग बनाया, रेडक्लिफ आयोग। ये रेडक्लिफ आयोग जो था ना, इसी के नाम पर भारत पाकिस्तान की सीमा जो है उसको अपन क्या कहते हैं, रेडक्लिफ सीमा रेखा भी कहते हैं। सीमा निर्धारण के लिए आयोग बनाया, किसकी अध्यक्षता में बनाया, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाया। और साथ में ये भी कह दिया कि जब तक इसको साथ के साथ आप या तो लिख लें या स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो एक और प्रावधान इन्होंने और क्या किया इस अधिनियम के अंदर कि जब तक नया संविधान बने तो 1935 का जो कानून है, के अधिनियम के अनुसार शासन, यानी 1935 का जो संविधान है, कानून अधिनियम है, उसके अनुसार शासन करोगे जब तक आपका नया संविधान नहीं बन जाता। ये प्रावधान जो थे किसके अंदर किए गए थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक किए गए थे, के अंदर किए गए थे। चलिए 15 अगस्त 1947 से लेके एक प्रश्न और आता है अक्सर कि भारत 15 अगस्त को क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी तक, जनवरी 1950 तक भारत का दर्जा क्या था। तो ये भारत का जो दर्जा था, क्योंकि उस समय तक हम किसी भी जो राज्य है, कोई भी जो राज्य है, जब तक उसका राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, और अंतिम रूप से भारत का गवर्नर जनरल भी उसी समय तक जो राष्ट्राध्यक्ष जो था वो महारानी थी। तो उसको क्या है कि राष्ट्राध्यक्ष जो था भारत का अंतिम, क्योंकि गवर्नर जनरल नहीं था, महारानी थी, तो भारत का ये जो दर्जा था ये औपनिवेशिक राज्य का था। ये क्वेश्चन आता है कि भारत स्वतंत्र तो था लेकिन क्या था, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा था, या डोमिनियन स्टेट इसको बोल देते हैं, दर्जा था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब राष्ट्रपति जो होता है, इसके अंदर एक चीज आप और समझिए कि किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो, इसमें शब्द एक और जुड़ेगा, गणतंत्र शब्द भी आ जाएगा बाद में, गणतंत्र, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। अब राष्ट्रपति बने तो अब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष था या राष्ट्र प्रमुख था या संवैधानिक प्रमुख था वो महारानी नहीं रही, और भारत क्या बन गया, गणतंत्र। यानी गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति वहां की जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, तो वो देश क्या होगा, गणतंत्र होगा। साथ में भारत क्या था, डोमिनियन स्टेट या औपनिवेशिक राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया, क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो था वो वहां की जनता ने चुन लिया था। यानी भारत 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक क्या दर्जा रहा, औपनिवेशिक राज्य का रहा। जैसे ही राष्ट्राध्यक्ष को, भारत के राष्ट्राध्यक्ष को वहां की जनता ने, किसने चुना, भारत की जनता ने। कैसे चुना, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने चुना। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को बाद में किसमें बदल दिया गया था, संसद के अंदर। तो उसको संविधान सभा को किसने चुना था, जनता ने। इसलिए राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से किसने चुन लिया था, भारत की जनता ने। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है वो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब अपना पार्ट आता है संविधान सभा के प्रमुख नेता जो है वो कौन कौन से थे। तो संविधान सभा के प्रमुख जो नेता थे विभिन्न पार्टियों के, ठीक है, इनमें एक तो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के थे। इनमें क्वेश्चन क्या आता है कि ये कहाँ से थे, किस पार्टी से थे, तो हिंदू महासभा। अब एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखना, देखो भारत के अंदर उस समय विभिन्न पार्टियों के अंदर, देखो कांग्रेस पार्टी के अंदर विशेषकर कितनी वो थी कि उन्होंने सब पार्टियों को साथ भी लिया। और ये कहाँ से आए थे चुनकर,
बंगाल से। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सा नेता किस पार्टी से आए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से आए, कौन सी पार्टी के थे, हिंदू महासभा। कहाँ से चुनकर आए, बंगाल से चुनकर आए। ठीक है। फिर जे.एल. नेहरू कहाँ से चुनकर आए, संयुक्त प्रांत से चुनकर आए। अब कहाँ से चुनकर आए ये भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रांत से चुनकर आए। मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सदस्य जो थे ये थे या नहीं थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, ये तो अपने को मालूम है, लीग के अध्यक्ष थे उस समय। और ये संविधान सभा के सदस्य चुनकर आए थे पंजाब से। कहाँ से चुनकर आए थे, पंजाब प्रांत से चुनकर आए थे। हालांकि संविधान सभा का इन्होंने क्या कर रखा था, बहिष्कार कर रखा था। क्या कर रखा था, बहिष्कार इन्होंने कर दिया था। लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य थे, ये ध्यान रखना है अपने को कि संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने बहिष्कार कर दिया था, बाद में विभाजन हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, ये कहाँ से आए थे चुनकर, ये भी बंगाल से आए थे, बंगाल से चुनकर आए थे। इनकी पार्टी का क्या नाम था, अध्यक्ष थे उस समय ये ऑल इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, सॉरी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। चुनकर कहाँ से आए थे, बंगाल से आए थे। ठीक है, चलिए, ये तो कुछ नेता हुए महत्वपूर्ण, दो चार नेता अपन और करते हैं। एक और महत्वपूर्ण नेता फ्रैंक एंथनी, ये ना नेहरू जी के बड़े पक्के मित्र थे। फ्रैंक एंथनी ये एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये इन्होंने एसोसिएशन बना रखी थी। ये एंग्लो इंडियन जो लोकसभा के अंदर प्रावधान था ना, ये प्रावधान भी इनके ही मतलब मित्रता को निभाने के लिए नेहरू जी को करना पड़ा, इनके आग्रह पर, एंग्लो इंडियन। और ये बाद में 8 बार सदस्य रहे, उसको मनोनीत रहे लोकसभा के अंदर। एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के उस समय क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नेता किस पार्टी की तरफ से उसके अंदर था। तो इनको नामांकित तो किसने किया था, कांग्रेस ने किया था। नामांकित किसने किया था, कांग्रेस के। लेकिन उस समय क्या थे, ये एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के फ्रैंक एंथनी अध्यक्ष थे। बाद में लोकसभा में जो मनोनयन 2 सदस्यों का होता था, जो कि 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, उसके ऊपर अलग से मैंने चैनल के ऊपर चर्चा की है एक वीडियो के अंदर। तो ये फ्रैंक एंथनी के आग्रह के ऊपर ही नेहरू जी ने क्या किया, उस एंग्लो इंडियन आरक्षण 2 सदस्य मनोनयन का, और इतनी मित्रता निभाई कि 8 बार लोकसभा के सदस्य मनोनीत रहे। तो ये महत्वपूर्ण नेता थे किसके, संविधान सभा के फ्रैंक एंथनी। एंग्लो इंडियन कौन है, इसके ऊपर भी मैंने चर्चा किया है। एक और महत्वपूर्ण नेता थे जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। ये बाबू जगजीवन राम जो है, इनकी बेटी भी आपको मालूम होगा, मीरा कुमार जी, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये भी ऑल इंडिया, इनका भी एक संगठन है, इसके अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग, ये इनका संगठन था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग किसका संगठन था, बाबू जगजीवन राम का। और इनको भी मनोनीत किसने किया था, कांग्रेस ने ही मनोनीत, कांग्रेस ने ही इनको क्या किया था,
मनोनीत किया था। तो ये भी संविधान सभा के वो सदस्य अपन कर रहे प्रमुख नेता जो कांग्रेस के नहीं थे लेकिन उनका मनोनयन हुआ था, ताकि आपके दिमाग ये नहीं हो कि केवल एक ही पार्टी का वहां पर था, बहुत से सब पार्टियों के जो नेता थे वो संविधान, क्योंकि देश संविधान तो देश लिखने जा रहा था, देश की जनता, राजनीतिक पार्टियां तो बाद में चलती रहेगी, तो ये था। तो सब पार्टियों के नेता जो थे इसमें थे। जब बाबू जगजीवन राम को अपन ने किया कि किस पार्टी से मनोनीत किया, तो कांग्रेस ने किया, और इनकी संगठन का क्या नाम, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। अब ये बड़ा डिटेल से अपन इसलिए कर रहे हैं कि आपका मिशन बहुत बड़ा है, आप 130 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। 130 के लक्ष्य के अंदर अगर आप चल रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण सदस्य थे हंसा मेहता, महिला हंसा मेहता, इनका भी एक संगठन था, ये अध्यक्ष थे उस समय। हंसा मेहता अध्यक्ष थे किसके, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो हंसा मेहता का भी कांग्रेस ने किसने नामांकित किया था, कांग्रेस पार्टी ने इनको नामांकित किया था। हंसा मेहता बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे, नेहरू जी के साथ वो एक समिति के अंदर सदस्य थे, अभी अपन समिति वाले पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो हंसा मेहता किस पार्टी ने मनोनीत किया, कांग्रेस पार्टी ने मनोनीत किया। कौन सा संगठन था, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। अब ये संविधान सभा के प्रमुख नेता थे। एक और थे महत्वपूर्ण नेता कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह, ये वो संविधान सभा के सदस्य है जो अन्य पार्टियों के भी है लेकिन संविधान सभा के अंदर मनोनीत थे। ये दरभंगा के महाराजा थे, दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह। इनका एक अलग संगठन था, ऑल इंडिया लैंड होल्डर एसोसिएशन, ये उसके अध्यक्ष थे उस समय। ऑल इंडिया लैंड होल्डर सोसाइटी आपको मालूम होगा, आपने हिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अपन हिस्ट्री वाले पार्ट में भी इसको देखेंगे। लैंड होल्डर एसोसिएशन, ये उसके अध्यक्ष थे उस समय। लैंड होल्डर सोसाइटी के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। तो देखो एक एक प्रतिनिधित्व को, जितने भी संगठन थे उन सब का क्या था, प्रतिनिधित्व संविधान सभा के अंदर किया गया कि वो सब लोग जो है देश के इस सबसे बड़े कानून के अंदर क्या दे, अपनी राय दे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन। अब वो महत्वपूर्ण नेता जो संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा, तो ऑप्शन आ जाता है ना, अगर महात्मा गांधी तो अपन तुरंत से कहते हैं इतना महत्वपूर्ण आज़ादी की लड़ाई लड़ी, गांधी जी का योगदान था, तो वो तो सदस्य पक्के ही होंगे। तो गांधी जी संविधान सभा का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, ये महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस के, लेकिन चुनाव इन्होंने संविधान सभा का जयप्रकाश नारायण देश में बहुत बड़े स्वाधीनता सेनानी, समाजवादी, तो जयप्रकाश, इन तीन महत्वपूर्ण नेताओं ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। ये अपने जो है तथ्य एक ध्यान में जरूर रखना है अपने को कि इन्होंने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं प्रमुख समितियों के ऊपर अपन चलते हैं। चलिए, प्रमुख समितियों के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को मालूम है संविधान सभा के अंदर जो काम हुआ संविधान बनाने का, वो कोई एक व्यक्ति या एक संस्था तो एक समिति तो कर नहीं सकती। उनमें काम का बंटवारा किया गया कि कौन कौन से विषय के ऊपर कौन कौन सी समितियां जो है वो अपनी राय देगी। उनमें बहुत सी महत्वपूर्ण समितियां जो है वो बनाई गई। उनमें से एक थी संघ शक्ति समिति। इसके जो थे 22 सदस्य थे कुल। ये सदस्य वाला क्वेश्चन पूछने का आज का नया ट्रेंड है। एक सदस्य पूछते हैं कि कौन सी समिति में कितने सदस्य थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, JL नेहरू थे। समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना। इन समितियों को भी आपको ध्यान रखना है। ऑडियो क्योंकि आपको केवल एक बार नोट्स तो बनाना ही है, उसके बाद जब भी आपको समय मिला, आप कुछ भी इधर उधर घूम रहे हो तो ऑडियो को आप अपना ईयरफोन लगाओ और इसको सुनते रहो बड़े आराम से। तो इसीलिए ऑडियो का एक ये फ़ायदा भी है।
तो आप इसीलिए एक बार इसको नोट्स बनने के बाद आपका ये रिवाइज भी होता जाएगा बार बार। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति जो है इसके अंदर भी कौन सदस्य कितने थे? ये नया क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड है, सदस्य पूछे जाते हैं आजकल, इसलिए ध्यान रखना है। इसके भी पंडित JL नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए कुछ और समितियों की तरफ अपन चलते हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, आप सबको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिए, और कोई भी जो भी बुक आपने पढ़ी है तो आप उसमें इन चीज़ों को ऐड कर लीजिए। और बुक से संबंधित अभी तक आपने, लेकिन गाइड जो है, गाइड के भरोसे आपको 130 प्लस स्कोर है, उसमें दिक्कत आ सकती है। गाइड के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना। फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अब प्रांतीय संविधान समिति, वे दोनों समितियों के जो थे सरदार पटेल ही थे, वह एक और लिख देता हूँ, वह मूल अधिकार समिति। ठीक है, प्रांतीय अधिकार समिति के अंदर कितने सदस्य थे? इसमें भी 25 सदस्य थे, और मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अंदर भी कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, प्रांतों के संविधान के ऊपर, यानी चर्चा तो हर पहलू के ऊपर करनी थी ना, इसलिए प्रांतों के संविधान के संबंध में चर्चा करने के लिए जो समिति बनाई गई, मूल अधिकारों के ऊपर भी, उनमें सरदार पटेल बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि संविधान सभा के अंदर जो प्रमुख भूमिका निभा रहे थे ना, वो सरदार पटेल और JL नेहरू ही निभा रहे थे। बाकी सब सदस्य भी अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन इनका बड़ा महत्वपूर्ण जो था रोल था। चलिए फिर एक और महत्वपूर्ण समिति जो थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी के सुझाव के ऊपर ये प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त, ये अक्सर इसका डेट भी पूछ लेते हैं, अगस्त 1947 इसका डेट भी पूछ लेते हैं। और अध्यक्ष तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। BR अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसमें सदस्यों के बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। सदस्य में गोपाल स्वामी आयंगर, 7 सदस्य थे। सदस्यों के ऊपर कौन निम्न में से सदस्य नहीं था? गोपाल स्वामी आयंगर, नंबर 2 KM। इसमें डेट के ऊपर भी क्वेश्चन ज़्यादा काफ़ी बार पूछे गए हैं, लेकिन सदस्यों के बारे में एक लेटेस्ट ट्रेंड है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा तो KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, ये असम से आए थे चुनकर। फिर 5 नंबर है N माधवराव। N माधवराव जो है ये एक और सदस्य थे पहले, BN मित्र, उनके हटने के बाद आए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये BN मित्र के हटने के बाद आए। BN मित्र के हटने के बाद आए कौन? N माधव राव आए। फिर एक और महत्वपूर्ण सदस्य थे TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी, ये ना DP खेतान की मृत्यु के बाद आए। खेतान की मृत्यु के बाद आए। ये तो सदस्य थे किसके? प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य थे। गोपाल स्वामी आयंगर, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए। TT कृष्णामाचारी DP खेतान की मृत्यु के बाद आए।
ये जो है ये आपने कर लिया है। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण इसके सदस्य थे जो प्रारूप समिति के अपन ने किए। तो ये तो अपना प्रारूप समिति तक का पार्ट हो गया। अब अपन आगे इसमें कुछ और समितियां हैं उनके ऊपर उनको देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, अधिकार उप समिति, इसके जेबी कृपलानी थे। सदस्य कितने थे? तो सदस्य 1 + 11। ठीक है, कुल सदस्य 12 हो गए। जेबी कृपलानी इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, कंटिन्यू अपन इसको जारी रखेंगे। जेबी कृपलानी इसके सदस्य थे। और अब आज के इस वीडियो में इतनी समितियां अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी कुछ और समितियां हैं कि अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित कौन सी समिति है, प्रक्रिया नियम समिति कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय हेतु कौन सी समिति बनाएगी, राष्ट्रध्वज, वो कुछ और समितियां जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन वीडियो पार्ट 3 के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही अपन महत्वपूर्ण तथ्य, एक कई बार प्रश्न बहुत से महत्वपूर्ण कंफ्यूज करने वाले संविधान सभा से इसमें प्रश्न आ जाते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष 1 थे या 2 थे, कौन थे, उन सब के ऊपर महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर अपन बड़े डिटेल से वीडियो पार्ट 3 के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो आज अपन ने इस वीडियो पार्ट 2 के अंदर जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनमें मौलिक अधिकारों की उप समिति तक का अध्ययन अपन ने कर लिया है। कुछ और समितियां जो है उन महत्वपूर्ण समितियों के ऊपर अपने को अध्ययन करना है वीडियो पार्ट 3 के अंदर। आप चैनल पर लगातार बने रहें दोस्तों। मेरा वादा है और मेरा विश्वास है कि आपको 130 प्लस का जो लक्ष्य है उस इरादे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप सतत अध्ययन कर रहे हैं तो। और दूसरा, व्यवस्थित और पूरी रणनीति के साथ अध्ययन कर रहे हैं सिलेबस के हर बिंदु के ऊपर, तो आप निश्चित इस टारगेट तक पहुंचेंगे। कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी तो आप स्वयं के अलावा कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आपके इरादे मजबूत है। आपको बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पार्ट 3 के अंदर जल्दी मिलते हैं। ऑडियो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद।